हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916 में जो सब हेडिंग है इलेक्शन पिटीशन, उसके सेक्शंस देखेंगे। और ये सेक्शंस जो हैं सारे के सारे सेक्शन 19 ऑनवर्ड्स हैं, तो उनको देखेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि किसी भी सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं होगी कि मैटर्स किससे रिलेटेड, एक तो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड कोई भी मैटर्स जो है वो एडजुडिकेट करे या उनकी लीगैलिटी वगैरह चेक करे। एक चीज तो ये थी। दूसरा ये कहा था मैंने इससे पहले जो सेक्शंस थे कि सिविल कोर्ट को एक और जुरिडिक्शन नहीं होगी किससे संबंधित, जो काम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन वगैरह लिया है उसकी लीगैलिटी या उसकी प्रोपराइटी या उसने जो भी ये एक्शन लिया है ये जो है ठीक है या नहीं है, इस बारे में जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्योरली मैटर्स क्या हैं, इलेक्शन से संबंधित है, इलेक्टोरल मैटर्स हैं। ठीक है, तो ये सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर होंगे। लेकिन एक तीसरी चीज आई जो है इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन का क्या मतलब है? कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया इलेक्शन में, कोई कैंडिडेट जीत गया या हार गया, इस बारे में कोई डिस्प्यूट है, तो क्या इनमें भी सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं होगी? तो ये जो पॉइंट है ये देखने लायक है। देखिए इस पे जो है इलेक्शन पिटीशन जो होती हैं ये ऑफ कोर्स किसके पास फाइल करी जाती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल करी जाती हैं। इसको भी हम देखेंगे, आगे आएगा। तो ये चीज को आपको अलग रखना है, आप इसको इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये सिविल कोर्ट को इन पे जुरिडिक्शन नहीं है क्योंकि इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन से इलेक्टोरल नेचर का है ये इलेक्शन पिटीशन, ऐसा नहीं है। ये एक एक्सेप्शन टाइप चीज है। इलेक्शन का ही, इलेक्शन से ही संबंधित होते हुए ये क्या है, इस सिविल कोर्ट तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ डिस्ट्रिक्ट जज के पास जरूर जाएगा, कोर्ट में जरूर जाएगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हुए उसको चैलेंज करने की जो पावर है वो सेक्शन 19 में दे रखी है। यही कहा गया है कोई भी आदमी जो कोई भी इलेक्शन ऑफ एनी पर्सन एज अ मेंबर, कोई आदमी चुना गया है मेंबर अगर जो म्युनिसिपैलिटी का, उसके इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करके। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है, फॉर्म क्या है आपका, इस फॉर्म में आपको दाखिल करनी होंगी जो अपनी जो ग्रीवियंस है कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, वो आपको इलेक्शन पिटीशन की फॉर्म में डालनी पड़ेगी। और ग्राउंड्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। देखिए ये ग्राउंड्स एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपको आंसर लिखना होगा तो उसमें। तो सबसे पहले है कि सब क्लॉज ए की उसने कमिट की है कोई करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अब करप्ट प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे आप समझ जाए, वहाँ आप पंचायत में अगर जो देखेंगे वहाँ बड़े डिटेल में करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन कर रखा है। यहाँ ऐसा इतना डिटेल में नहीं कर रखा, लेकिन आप ये सीधे सीधे समझ सकते हैं कि करप्ट प्रैक्टिस क्या, इलेक्शन से संबंधित, इलेक्शन को कहीं ना कहीं क्या इन्फ्लुएंस किया गया है और करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके ये क्या है, ये जो है जो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 28 में। कहीं ना कहाँ डेफिनेशन कहाँ है, अगर जो आप करप्ट प्रैक्टिसेस की देखेंगे तो यहाँ इन्हीं क्लॉजेस के साथ नहीं दे रखी है, वो दे रखी है सेक्शन नंबर 28 में। तो उस ग्राउंड पे आप ऑफ कोर्स चैलेंज कर सकते हैं, कह सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है गलत है, इस ग्राउंड को लेकर। इसी के बाद क्या होगा कि कोई आदमी जो है वो जो है इलेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्टेड है, यानी ये जीत गया है बंदा। और वो कैसे जो है जीता हुआ डिक्लेयर किया गया है, सिर्फ एक वोट के डिफरेंस है, या तो कोई एक उसके जो उसके फेवर में वोट थी उसको इम्प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया गया है, या किसी एक वोट को उसके फेवर में मान लिया गया है। ठीक है, या कोई और अदर रीजन नॉट ड्यूली इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ लॉ वोट, यानी वोट से संबंधित कि ये लीगली वोट से नहीं जीता, इसमें कुछ
और गड़बड़ी करी गई है, कुछ वोट्स के साथ ऊपर नीचे कुछ किया गया है, तो इस ग्राउंड को लेके भी आप कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये इलेक्शन गलत हुआ है। इसी तरीके से सब क्लॉज सी है, ये कहता है कि जो बंदा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ही क्वालिफाइड नहीं था, या उसका नॉमिनेशन पेपर गलत रिजेक्ट किया गया है, या तो वो क्वालिफाइड ही नहीं था नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए, और फिर भी क्या हुआ, स्क्रूटनी से बचता हुआ वो, स्क्रूटनी में कोई गड़बड़ हुई, स्क्रूटनी में जो पब्लिक ऑफिशियल्स को जो चीजें पकड़नी चाहिए थी वो नहीं पकड़ी, और उसके बावजूद भी वो क्या इलेक्शन कंटेस्ट कर गया और जीत गया। ठीक है, ये चीज, और क्या ये नॉमिनेशन पेपर्स जो थे उसके जो बंदा जो ये केस फाइल कर रहा है, इलेक्शन पिटीशन फाइल कर रहा है, पिटिशनर जो है जो चैलेंज कर रहा है इलेक्शन को, उसको उसने ये कहता है कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स को किसी ने स्क्रूटनी में गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3 ग्राउंड है जिन पे चैलेंज किया जाता है। यहाँ पे अब मैं आपको जो है एक ग्राउंड है इंड्यूसमेंट। हमने पंचायत में पढ़ा था, अगर जो आप रिकॉल कर सकें, तो वो पंचायत वाला ग्राउंड था इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट का ग्राउंड यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखें, INDUCEMENT, नॉट अ ग्राउंड। तो ये इंड्यूसमेंट वाला ग्राउंड नहीं है। वहां क्या था, इंड्यूसमेंट पंचायत एक्ट में इंड्यूसमेंट थी, और अगर इंड्यूस किया जाता है या थ्रेट किया जाता है या और भी बहुत सारे फॉर्म्स थे इंड्यूसमेंट के, उस तरीके से भी आप इंड्यूस करते हैं किसी को, तो वहां पे जो है वो एक तरीके से आप वो ग्राउंड था जिसमें आप चैलेंज कर सकते थे इलेक्शन किसी आदमी का। लेकिन यहाँ ये इंड्यूसमेंट इन 3 ग्राउंड्स में तो नहीं है। देखिए ये जो ये दे रखे हैं यहाँ नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा। इसी के आगे सब क्लॉज 2 देख लेते हैं। ये जो है सब क्लॉज 2 कहता है कि इलेक्शन जो हुआ है मेंबर का म्युनिसिपैलिटी का, वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे नहीं किया जाएगा कि किसी आदमी का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। ये मतलब वो लिस्ट में नहीं है। अब किसी आदमी का नाम नहीं है, सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है, और आप पूरा का पूरा इलेक्शन उसको आप चैलेंज कर दो, तो ये इस तरीके की जो ग्राउंड है ये अलाउड नहीं है। ऐसे ही आदमी क्या है, कोई आदमी क्वालिफाइड था नहीं वोट देने के लिए, लेकिन उसका नाम फिर भी जो है मतदाता सूची में है और उसने वोट दे दिए। इस तरीके का अगर जो कोई ग्राउंड बन के आता है कि भाई ये एक वोट से गड़बड़ी हो गई, तो ये भी ग्राउंड सस्टेनेबल नहीं है। इन ग्राउंड्स पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, इन ग्राउंड्स पे इलेक्शन पिटीशन नहीं ला सकते। ये ग्राउंड्स जो हैं ये नहीं जो है ये इलेक्शन पिटीशन वाले ग्राउंड्स नहीं है। तो ये इन ग्राउंड्स को नहीं माना गया है कि कोई ग्राउंड्स नहीं है। इसी के बाद कोई एक्ट जो है ये एक ग्राउंड है कि अगर आपने इस एक्ट में कोई ग्राउंड्स कुछ दे रखे हैं, इस एक्ट में कुछ चीजें दे रखी हैं जिनका नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है या रूल्स में दे रखी हैं, ठीक है, या और एनी मिस्टेक इन द फॉर्म रिक्वायर्ड देयर बाय, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, आपके फॉर्म भरते हैं नॉमिनेशन का जो फॉर्म है उसमें भरते हुए कोई एरर है, इरेगुलरिटी है, इनफॉर्मेलिटी इन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर चार्ज विद कैरिंग आउट दिस एक्ट और रूल्स, ठीक है। ये सारे काम जो है, किसी गड़बड़ी क्या हुई है, किसी ऑफिसर ने या ऑफिसर जिसके पास चार्ज था, जो काम संभाल रहा था इलेक्शन का, उसने ये गड़बड़ियां कर दी। तो इनमें से चाहे चाहे नॉन कंप्लायंस है किसी चीज का, चाहे उन्होंने क्या है कि कोई मिस्टेक कर दी हो स्क्रूटनी को चेक करने में फॉर्म को, या उन्होंने कोई एरर इरेगुलरिटी कर दी हो, ये सारी चीजें क्या है, इनको ग्राउंड नहीं माना जाएगा कि आप इन बेसिस पे क्या है चैलेंज कर दें किसी इलेक्शन को। तो ये नहीं माना जाए। एक्सेप्शन ये है कि हाँ, अगर मटेरियल इरेगुलरिटी हो गई है, मटेरियल
मटेरियल इफेक्ट कर दिया गया, इन सब चीजों की वजह से किसी ऑफिसर ने गलत कुछ काम कर दिया है, उससे मटीरियली इफेक्ट हो गया इलेक्शन, मतलब बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ जाएगा इलेक्शन पे, तो हाँ फिर वो ग्राउंड बन जाएगा, उस सिचुएशन में बन जाएगा। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई गलती हुई है तो वो उसके लिए आप इसको ग्राउंड नहीं मानेंगे। इसी के बाद देख लेते हैं, देखिए फॉर्म के बारे में बात कर रखा है, ये फॉर्म के बारे में पूरा का पूरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 20। ये क्या कहता है कि एक तो टाइम पीरियड दे दिया है कि ये इलेक्शन पिटीशन 30 दिन के अंदर, जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है, उस दिन के अंदर जब रिटर्निंग ऑफिसर, देखिए रिजल्ट कौन डिक्लेयर करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एक बंदा होता है ये, जिसको ये स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दी होती है, ये रिजल्ट्स को डिक्लेयर करता है। ऐसे ही रिवाइज करा देता हूँ, इलेक्टोरल रोल कौन तैयार करता है, तो उसका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर था। और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के बाद किस आदमी के अंडर में सारा चुनाव होता है, तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ना कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में दे रखा है। तो ये रिवीजन थोड़े से, ये नाम, ये आप ये ओहदे ध्यान रखिएगा। तो क्या है यहाँ पे कि ये जो सारे के सारे जो ये रिजल्ट आया है, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो रिजल्ट दिया है, इसके 30 दिन के अंदर तो ये इलेक्शन पिटीशन, उसके बाद आपको इलेक्शन पिटीशन को बड़ा स्पेसिफिकली उसमें कंसाइजली लिखना पड़ेगा, क्या क्या ग्राउंड, किन ग्राउंड्स पे आप चैलेंज कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स लिखेंगे आप उसमें, आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे कि क्या करप्ट प्रैक्टिस कैसे हुई है, आप कैसे उस चीज को करप्ट प्रैक्टिस बता रहे हैं, क्यों लिखेंगे ये सब चीजें डिटेल में, जिससे जो भी पिटीशन पढ़ रहा है, जिसके पास भी ये पिटीशन जा रही है डिसीजन के लिए, वो समझ सके कि ये एज पर डेफिनेशन वाकई करप्ट प्रैक्टिस बनता है या नहीं है। इसी के बाद आप नाम जो हैं उन सब लोगों के नाम बताएंगे जिन लोगों ने ये सब चीजें, ये कृत्य किए हैं, करप्ट प्रैक्टिस वगैरह की हैं, डेट बताएंगे, प्लेस बताएंगे, और कमीशन कि कब प्लेस ऑफ कमीशन कहाँ पे ये जो है एक्ट कमिट हुई है, ये कैसे एक्ट कमिट हुई है। तो ये पूरा कहने का मतलब आपको पूरी कहानी आपको उस पिटीशन में बतानी है, जो इलेक्शन पिटीशन आप फाइल करने वाले हो। इसी के बाद जब इलेक्टेड पिटीशन, ये सारी फॉर्म तैयार हो गया है, आपने ये सारे लिखा लिए, इसी के नीचे आप क्या करेंगे, साइन करेंगे, जो पिटिशनर होगा वो साइन करेगा और उसको वेरीफाई भी करेगा एज पर सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है भाई, उसको नीचे वेरीफाई और साइन करने पड़ेंगे। इसी के बाद सब क्लॉज 3 क्या कहता है ये देख लेते हैं। ये जो पिटीशन है, ये देखिए कौन कौन लोग जो हैं उसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है, मे बी प्रेजेंटेड बाय एनी कैंडिडेट, ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, समझ में आती है, या 10 से ज्यादा जो मतदाता सूची में इलेक्टोरर्स हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, या कोई पर्सन हु क्लेम्स दैट हिज नॉमिनेशन पेपर वाज इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड, इसलिए जो नॉमिनेशन पेपर है वो इम्प्रॉपरली रिजेक्ट हुए, वो भी जो है आपका ये इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। तो 3 लोग फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, इंडिविजुअल मेंबर कैन नॉट फाइल, कोई इंडिविजुअल इलेक्टोरल कैन नॉट फाइल, इंडिविजुअल DUAL इलेक्टोरल कैन नॉट फाइल। ये जो है, ये आपका ये आदमी फाइल नहीं कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर आप पंचायत राज जो एक्ट थी उसमें अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो वहाँ जो है कहीं ना कहीं इलेक्टोरल जो था वो भी फाइल कर सकता था। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कंपैरेटिवली, तो ध्यान रखिएगा। इसी के बाद अगर नेक्स्ट सब सेक्शन जो है 4 है उसको देख लेते हैं। देखिए जब यहाँ पार्टीज, अब ये पार्टीज के बारे में बात करी गई है, सब क्लॉज 4 जो है इसमें आप जब ड्राफ्ट करेंगे पिटीशन तो उसमें आपको किन किन के नाम लिखने हैं। तो देखिए क्या है, आप ये नहीं लिखेंगे जैसे आप
तो चुनाव हार गए हैं, तो आप चुनाव हार गए हैं, आप एक पेटिशन, इलेक्शन पेटिशन फाइल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उस आदमी का नाम नहीं रखेंगे रिस्पोंडेंट में जो जीता है, सिर्फ उस आदमी का नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दा तो उसी से एक्चुअली, आप उन सभी आदमियों का लिखेंगे जो इवन अनसक्सेसफुल हुए। तो कहने का मतलब, आपका जो पार्टीज टू इलेक्शन पेटिशन होंगी, वो सारे ही के सारे ही कैंडिडेट्स होंगे। सक्सेसफुल वाला तो 100% होगा, लेकिन अनसक्सेसफुल वाले भी कैंडिडेट बनाए जाएंगे पेटिशनर द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। ये पार्टीज के बारे में कहता है। इसी के बाद सब क्लॉज 5 है, उसको देख लेते हैं कि किसके सामने ये प्रेजेंट करी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। ये प्रेजेंट करी जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जो भी उस म्युनिसिपैलिटी की, जो म्युनिसिपैलिटी है जिस भी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगी, उसके डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये इलेक्शन पिटीशन फाइल करी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, देखिए मत कंफ्यूज होइएगा। सिविल कोर्ट्स को इलेक्टोरल रोल से संबंधित जुरिडिक्शन नहीं है। सिविल कोर्ट्स को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया है, उसकी लीगैलिटी या उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने की कोई जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन पिटीशन फाइल होंगी, तो वो क्या, वो किसके, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने होंगी। तो डिस्ट्रिक्ट जज कहने का मतलब, क्या सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन है इलेक्शन पिटीशन में, तो आप क्या कहेंगे, उसमें सीधा सीधा जवाब होगा डिस्ट्रिक्ट जज को है, पर्टिकुलरली एज पर जो यहाँ पे स्टैचू में लिखा हुआ है। तो सिविल कोर्ट को नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज को है स्पेसिफिकली। ठीक है, इसी का प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। क्या होगा, देखिए कुछ फॉर्मेलिटी है जब आपको पिटीशन फाइल करनी है जज साहब के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ट्रेजरी चालान जो है वो दिखाना पड़ेगा। ट्रेजरी चालान एक तरीके से ये क्या है, सिक्योरिटी, एक तरीके से सिक्योरिटी होगी जो आपको जमा करनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी कहने का मतलब ये एक तरीके से मान लीजिए जब्त कर ली जाती है। अगर आप किसी इलेक्शन को ऐसे ही चैलेंज करते हैं झूठ मूठ, और आपने ट्रेजरी चालान वहाँ पे उसके साथ जमा किया है और ये पकड़ी जाती है डिस्ट्रिक्ट जज साहब द्वारा, तो ये जो चालान है ये जब्त कर लिए जाते हैं। ये क्या है, ये अब किसकी मिल्कियत, किसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, ये अब आपकी कोर्ट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आपने फ्रिवलेस केस फाइल किया है। तो एक तरीके से थोड़ा सा डराने के लिए कि लोगों को, कि भाई जितने सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के आप फाइल करने, आप जो है इलेक्शन पिटीशन आप चेक करके अगर वाकई कोई ग्राउंड है तभी फाइल करें। क्यों, क्योंकि आप ये जो ट्रेजरी चालान भरेंगे ना, ये जब्त भी हो सकते हैं आपके। तो इस तरीके से होगी। अब देख लेते हैं सेक्शन 21 क्या कहता है। तो 21 जो है, इसमें ये बता रखा है कि जो रिटर्न कैंडिडेट है और जो दूसरा, और एनी अदर पार्टी, कोई दूसरा आदमी है, रिटर्न कैंडिडेट का मतलब जो जीता हुआ आदमी है, ठीक है। तो रिटर्न कैंडिडेट जो है वो और दूसरे आदमी हैं, जब उनके खिलाफ खासकर रिटर्न कैंडिडेट जो खासकर उसके सामने उसके खिलाफ केस फाइल किया गया है, और दूसरी पार्टियां भी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो किस चीज का एविडेंस दे सकते हैं, देखिए सबसे पहला प्रिलिमिनरी, एक तरीके से सॉर्ट ऑफ अ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ही है। आप मानिए अगर आप आपने सिविल केसेस को देख रखा है, तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस टाइप चीज ही है। वहां पे भी ऐसी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कोर्ट फीस, जुरिडिक्शन वगैरह पे चैलेंज कर दिया जाता है कि है ही नहीं, तो उस पे ही डिसमिस कर दिया जाता है मैटर। लेकिन ऐसे ही सेम क्या है, यहाँ पे भी यही है कि आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। रिटर्निंग जीतने वाला कैंडिडेट जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल करी है, वो यही कह सकता है सीधे सीधे कि साहब देखिए, जो ये आदमी फाइल कर रहा है, ये कैंडिडेट तो क्या है, ये इसका इलेक्शन ही वॉइड होता। क्यों, अगर ये जीत जाता, जिसने पेटिशनर अगर ये जीत भी जाते यार, चलिए, लेकिन तो तब भी इसका इलेक्शन जो है वो वॉइड होता, ठीक है। तो ये एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, ये एक बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्शन है कि ये तो वो चीजें, क्वालिफिकेशन या कुछ और भी चीजें जो हैं, ये इस आदमी के पास है ही नहीं। ये खुदा ना खास्ता जीत भी जाए तो भी क्या है, इसका इलेक्शन वॉइड होगा, ठीक है। तो ये अपने आप बहुत बेसिक सी चीज है।
तो इस वजह से इसकी ये पिटीशन डिसमिस होनी चाहिए यहीं एट द आउटसेट, यहीं पे प्रिलिमिनरी उस पे ही डिसमिस हो जानी चाहिए। तो ऐसा ग्राउंड भी ऐसा इस तरीके का एविडेंस दे सकते हैं कौन, जीतने वाला कैंडिडेट शुरू में ही दे सकता है, और इसी बेसिस पे डिसीजन भी हो सकता है इलेक्शन पिटीशन का। ठीक है, प्रोवाइजो, एक प्रोवाइजो दे रखा है। ये क्या है, ये जो लोग एविडेंस दे रहे हैं, कौन रिटर्निंग कैंडिडेट जो है, ये आपका जो एविडेंस दे रहा है, ये जो एविडेंस दे रहा है आपका, इसको टाइम पीरियड दे रखा है कि आप क्या है, आप इसको विद इन 21 डेज से पहले नहीं दे सकते हैं फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस अपॉन हिम द नोटिस ऑफ द इलेक्शन पिटिशन। तो एक्चुअली क्या है, इसमें ये दे रखा है कि रिटर्न ऑफिसर, जो रिटर्न ऑफिसर नहीं है, रिटर्न कैंडिडेट जो है, वो क्या करेगा, वो एविडेंस दे सकता है, उसको राइट है, लेकिन क्या करेगा, 21 डेज उसको नोटिस देना पड़ेगा जो आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल है कि मैं जो है मैं इंटेंशन है मेरी कि मैं एक नोटिस देता हूं, मेरी इंटेंशन है कि मैं एविडेंस देने आ रहा हूं, और सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब जो है मैंने डिपॉजिट कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया विद इन 21 डेज इलेक्शन ट्रिब्यूनल को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा नोटिस के माध्यम से कि मैंने जो है जो इलेक्शन जो भी ये सिक्योरिटी जो बताई गई थी वो मैंने जमा कर दी है। तो उसी के बाद ही आप जो है उसको क्या कर पाओगे, उस इलेक्शन पिटीशन का जवाब या उसमें एविडेंस दे पाओगे। ये एक इम्पॉर्टेंट सी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इसको क्या करना पड़ा, नोटिस देना पड़ा। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है। एवरी नोटिस रेफर्ड टू इन शैल बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स और मटेरियल फैक्ट। ठीक है, ग्राउंड्स एंड मटेरियल फैक्ट, ये मटेरियल फैक्ट जो ये सारा आपका जो नोटिस दिया जा रहा है रिटर्न कैंडिडेट के द्वारा, वो उस नोटिस में सारी आपको चीजें खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये क्या है, ये सारा एक तरीके से साइन और वेरीफाइड भी होगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये और कुछ नहीं है, ये नोटिस जो है, नोटिस एक तरीके का रिप्लाई ही है। ठीक है, ये जो इलेक्शन पिटीशन फाइल करी गई है ये उसमें रिप्लाई ही है, सॉर्ट ऑफ अ रिप्लाई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये नोटिस सॉर्ट ऑफ अ रिप्लाई, SOUGHT, एक रिप्लाई की तरह है जो रिटर्न कैंडिडेट ने फाइल किया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। ठीक है, उसमें उसने अपने सारे ग्राउंड लिख दिए, और उस ग्राउंड्स के साथ साथ उसने इवन क्या कर दिया गया है, उसने उसने क्या किया है, उसने डिपॉजिट भी कर दी है सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये क्या है, आप एक तरीके से, अगर मैं बहुत थोड़ी सी एग्जैजरेट करूं इस पोजीशन को, तो एक तरीके से काउंटर इलेक्शन पिटीशन है ये। इसकी इलेक्शन पिटीशन हो गई, जिसने इसके ऊपर केस फाइल किया उसी के ऊपर उल्टा फाइल कर दिया इसने केस, कि साहब ये तो आदमी जो है मुझे एविडेंस देने की छूट दी जाए, ये मैं प्रूव कर दूंगा कि ये आदमी तो अगर जीत भी जाता तो भी जो है अगर जो जीत भी जाता तो भी इसका इलेक्शन वॉइड होता। तो एक तरीके काउंटर इलेक्शन पिटीशन टाइप ये हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये याद रखने के लिए मैंने ऐसी बात कही है, ये क्या है, नोटिस इन फॉर्म ऑफ नोटिस जो है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल को दिया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी इस टाइम कौन है, जो है डिस्ट्रिक्ट जज। अब देख लेते हैं ये, चलिए ये सब आपका इलेक्शन पिटीशन फाइल हो गई, उन्होंने नोटिस यानी रिप्लाई सॉर्ट ऑफ रिप्लाई भी फाइल हो गया, अब क्या हियरिंग पे आ गई चीजें। तो सेक्शन 22 क्या कहता है कि इलेक्शन पिटीशन नॉट कंप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, आपने सेक्शन 20 के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो नहीं करें, या आपने रिक्वेसाइड फीस नहीं दी है। ठीक है, और क्या है, 14 दिन बीत गए हैं, तो क्या करेंगे जज साहब, तो जज साहब सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे ये इलेक्शन पिटीशन। ठीक है, इस सेक्शन 20 कंप्लाइंस करना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बन जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। देखिए इसका एट पावर क्या है,
ये एट पावर जो है वो मैंने जैसे आपको बताया प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस की कोर्ट फीस नहीं पे करी है, जैसे हम सिविल सूट्स में करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या चीज होती हैं, इनिशियल ग्राउंड से होते हैं जिन पे क्या है बजाय मेरिट्स में जाए बिना कोर्ट क्या करता है उन्हीं बेसिस पे डिसमिस कर देता है, बल्ले बल्ले हो जाती है रिस्पोंडेंट की, और वो तो बिना ट्रायल फेस करे ही वो क्या करता है जीत जाता है केस सिर्फ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। और जज साहब इन पे आप देखेंगे कि अगर जो इस तरीके की 14 दिन के टाइम के बाद भी ये काम नहीं हुआ है तो फटाक वो क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे एक तरीके से इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन नॉट रिजेक्टेड अंडर इतना शैल बी हर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट। ऑफ कोर्स देखिए अगर जो रिजेक्ट नहीं गई सब चीज उनको जिस चीज को सही लगी वही देखा उन्होंने पिटीशन पढ़ी तो उसमें कोर्ट फीस भी है और जो सिक्योरिटीज डिपॉजिट करनी थी वो भी थी, तो वो सब जब ठीक ठाक है सब चीजें तो क्या है जज साहब आगे बढ़ जाएंगे और केस को सुनेंगे। आगे जैसे आप सुनेंगे तो सेक्शन 23 प्रोसीजर आगे का क्या होगा वो देखते हैं। कि so far as may be except so far as may be otherwise provided by this act or by rule, ठीक है, अदरवाइज जब तक नहीं प्रोवाइड कर रखा होगा इस एक्ट में या रूल में तो क्या आप फॉलो क्या करेंगे सीपीसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए, देखिए सीपीसी फॉलो करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज साहब सीपीसी तो फॉलो करेंगे लेकिन क्या है वो एक कोई एक्ट में कोई ऐसी चीज दे रखी है कोई रूल में ऐसे दे रखी है चीज कि उससे इनकंसिस्टेंट है तो फिर नहीं फॉलो करेंगे। तो क्या हियरिंग में सीपीसी फॉलो होगी, ऑफ कोर्स हियरिंग का प्रोसीजर क्या है सीपीसी से गवर्न होगा, लेकिन अगर इस एक्ट में कोई चीज दे रखी है रूल्स में कोई चीज दे रखी है इससे भिन्न दे रखी है कुछ अलग चलने के लिए क्या रखा है डिस्ट्रिक्ट जज साहब को तो वो एक्ट और रूल्स की बात मानेंगे ना कि सीपीसी। तो एक इन्फ्रेंस निकलता है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ सीपीसी इज नॉट सीन इन इलेक्शन पिटीशंस। तो ये आप सेफ इन्फ्रेंस आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं होती है सीपीसी की, प्रोवाइडेड यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, देखिए दो या दो से ज्यादा आदमी जो हैं वो रिस्पोंडेंट बनाए जा सकते हैं सेम पिटीशन में बनाए और उनको एक साथ ही ट्राई किया जा सकता है और सुना जा सकता है, ठीक है। और शैल बी डीम टू बी सेपरेट पिटीशन अगेंस्ट ईच रेस्पोंडेंट, तो इसको क्या है सेपरेट जो है पिटीशन माना जाएगा। ये है एक तरीके से। अब आप अगर आप देखेंगे सीपीसी में तो ये क्या होता है, भले ही वहां क्या दो आदमियों के दो आदमियों को 7 रिस्पोंडेंट बनाया जाता है लेकिन वो सूट एक ही माना जाता है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ आप दो आदमियों के खिलाफ भले ही फाइल कर रहे हो इलेक्शन पिटीशन लेकिन आप एक अलग सी चीज दे गई है कि वो क्या है सेपरेट पिटीशन मानी जाएंगी, तो सेपरेट डीम टू बी सेपरेट पिटीशन अगेंस्ट ईच रिस्पोंडेंट, भले ही एक जगह फाइल करी हो लेकिन वो सेपरेट पिटीशन मानी जाएंगी। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेमिंग जो सूट की फ्रेमिंग होती है जैसे सीपीसी में यही यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन में इसको सेपरेट पिटीशन माना जाएगा भले ही एक ही इलेक्शन पिटीशन फाइल करी हो दोनों के अगेंस्ट, ठीक है। इसी के बाद ये आता है कि रिकॉर्ड जो नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड जो है एविडेंस है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड और हैव रिकॉर्डेड द एविडेंस इन फुल, पूरा का पूरा नहीं रिकॉर्ड करेंगे वो, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इज सफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फिर इन्फ्लुएंस क्या आती है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, नो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस आप कह सकते हो कि एविडेंस एक्ट की भी नहीं है यहाँ पे, ऊपर नो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ सीपीसी एंड आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्या सीपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट क्या स्ट्रिक्टली कंप्लाई होते हैं इलेक्शन पिटीशन में, नहीं होते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं। क्यों, क्योंकि जहां एक्ट और रूल्स में कुछ अलग बात कह रखी है
प्रोसीजर या एविडेंस से संबंधित तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो एक्ट और रूल्स में दे रखी है, ना कि वो जो सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखी है। ये दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। इसी के बाद सब क्लॉज सी देख लेते हैं, वो क्या कहता है। ये कहते हैं द डिस्ट्रिक्ट जज में, डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या है, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो मांग सकते हैं किससे, जो आपके ये लोग हैं, देखिए कौन है, मे रिक्वायर पेटिशनर टू गिव फर्दर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट इंकर्ड और लाइकली टू बी इनकर्ड बाय रिस्पोंडेंट। वो क्या है, देखिए ऊपर तो एक सिक्योरिटी, एक तरीके से आपकी कोर्ट फीस और एक तरीके से आपका इन एडवांस एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवा लिया गया था पिटिशनर से कि भाई अगर जो तुम्हारी कुछ तुमने ये फ्रिवलेस फाइल करी होगी तो ये जब्त हो जाएगी चीजें। एक तो ये पार्ट है चीजों का। दूसरा ये है कि इसके अलावा भी कॉस्ट, कॉस्ट कहने खर्चा जो हुआ है रिस्पोंडेंट का फाइल वाइल करने में, तुमने उसको इतना परेशान किया, उसके लिए भी सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट जज साहब मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आदमी हारे हुए होते हैं वो बड़े जो परेशान होते हैं, और क्या है वो एक जो रिवेंजफुल एटीट्यूड में रहते हैं, और वो ऑफ कोर्स वो हर हारा हुआ कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहेगा। तो आप अननेसेसरी जब फाइल कर रहे हैं तो आप किसको, कोर्ट को तो परेशान कर ही रहे हैं, आप जो बंदा जो दूसरे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं, तो उनका जो खर्चा वर्चा होगा उसके लिए भी कि भाई इनका खर्चा भी जो है तुम डिपॉजिट करो, अगर हार गए तो ये पैसा लेके इनको दे दिया जाएगा रिस्पोंडेंट्स जो है, क्योंकि ये बेचारे इनोसेंट आदमी, तुमने इन्हें परेशान किया। इस तरीके से बात कही जा सकती है, और ऐसी फर्दर सिक्योरिटी भी ली जा सकती है डिस्ट्रिक्ट जज आपके साथ जाप के द्वारा। ठीक है, फिर डी क्या कहता है, डी को देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब फॉर डिसाइडिंग एनी इशू, कोई डिसाइड करने के लिए शैल ओनली बी बाउंड टू रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ और रिसीव सो मच एविडेंस, सो मच, उतना ही एविडेंस जितना जरूरी होगा उतना ही मांगेंगे। सारा का सारा एविडेंस की प्रक्रिया वो जो एविडेंस किताब में दे रखा है उस तरीके से नहीं करेंगे। ओरल और डॉक्यूमेंट्री, चाहे ओरल भी एविडेंस से ले सकते हैं और चाहे डॉक्यूमेंट्री भी ले सकते हैं, जिन जैसा उनको नेसेसरी लगे, और उसी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर वही बात निकल के आती है, इंडियन एविडेंस एक्ट का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस की पावर भी है, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सीपीसी में रेफर किया जाता है। हाँ, सेम वही पावर जो है यहाँ जज साहब के पास है। ठीक है, इसी के बाद जो है अब इसी के बाद एक और चीज दे रखी है, देखते हैं, बट देयर शैल बी नो अपील ईदर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखिए इस क्वेश्चन ऑफ लॉ की जो रेफर किया गया इसकी कोई अपील नहीं होगी और इसका रिवीजन भी कोई नहीं होगा। देखिए जनरल अपील और रिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर्टिकुलरली जो रेफर किया है क्वेश्चन ऑफ लॉ उसकी अपील और रिवीजन की बात करी जा रखी है गई है, जिसको स्पेसिफिकली मना कर रखा है कि वो नहीं की जाएंगी, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ से संबंधित चीजें उसकी अपील और रिवीजन। तो ये रेफरेंस की भी पावर है, लेकिन रेफरेंस में अपील और रिवीजन नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखें। तो क्या रिव्यू किया जा सकता है? रिव्यू तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या अपना ही डिसीजन खुद ही देख सकते हैं? ठीक है, तो हाँ ये ऐसा क्लॉज एफ कहता है कि रिव्यू कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब अपने ही डिसीजन का, लेकिन विद इन 30 डेज आपको क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ये जो है डिसीजन जब जिस दिन से भी डिसीजन हुआ उस दिन के जिस दिन डिसीजन हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ये रिव्यू पिटीशन आपको फाइल करनी पड़ेगी और उसको रिव्यू कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब। ठीक है, अब देखते हैं, प्रोवाइडिंग दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, क्या जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई होती है? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ ऑफ कोर्स वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो देखिए सारी चीजों का एक सेफ आंसर जो मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे, और इवन आप पंचायत एक्ट में भी आप देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है जब प्रोसीजर की बात आती है
कि जो ये प्रोसीजर्स हैं इनका कंप्लायंस जो होगा वो जैसा कि इन एक्ट्स में दे रखा है या रूल्स में दे रखा है उसके हिसाब से होगा, ना कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगा। वो जो सीपीसी है, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट है, चाहे लिमिटेशन एक्ट है, उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत सेफ आंसर है जो आप रिड्यूस करके दे सकते हो। सेक्शन 24 देख लेते हैं कि सेक्शन 21 क्या कहता है। आप अब जो भी कॉस्ट्स हैं, कोई कॉस्ट लगा दी किसी के ऊपर, ठीक है। कुछ तो उन्होंने डिपॉजिट कर रखी है, जो भी ये पेटिशनर है इसने डिपॉजिट कर रखी है, कुछ सिक्योरिटी रिस्पोंडेंट ने कर रखी है। तो जब आखिरी में केस डिसाइड होगा और फिर भी कोई जो कॉस्ट है वो जो है उससे वसूलनी जरूरी है किसी भी आदमी से, तो उसमें क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उसको वो जो वसूलनी है उसका एक उसको भेज दें कलेक्टर के पास कि भाई देखिए इतने पैसे इससे वसूलने हैं, आप इससे इतने पैसे वसूल लीजिए, ठीक है। इस तरीके का ऑर्डर उनको भेज दिया जाएगा कि आप एग्जीक्यूट करिए इस ऑर्डर को कलेक्टर साहब, मैं ये बात लिख के दे रहा हूँ। और उनको कलेक्टर साहब क्या एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उन पैसों को वसूल लेंगे, जो भी कॉस्ट जो भी इन्होंने जो भी आदमी है नहीं दिए, चाहे वो पिटिशनर है चाहे वो रिस्पोंडेंट है, तो उससे वसूल ली जाएगी। ये सेक्शन 24 कहता है। इसी के बाद सेक्शन 25 देख लेते हैं कि ये सेक्शन 25 क्या कहता है। तो यहाँ जब पूरी इंक्वायरी कर लेंगे जज साहब, पूरा का पूरा सब कुछ देख दाख लेंगे, एविडेंस ले लेंगे। अब क्या है, उनको क्या लगता है कि अगर उनको लगता है कि ये इलेक्शन तो बिल्कुल वैलिड था, ये जो जीता हुआ रिटर्न कैंडिडेट जो है तो बिल्कुल ठीक जीता हुआ है, तो इस तरीके से अगर जो उनको लगता है, अगर ऐसा नजरिया है उनका जो एविडेंस लेने के बाद, तो वो क्या करेंगे, इलेक्शन पिटीशन को डिसमिस कर देंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, इसी के साथ क्या करेंगे, एक और ऑर्डर करेंगे फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी, जो पिटिशनर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी उसे जब्त करने के आदेश भी दे देंगे कि भाई जब ये आदमी सही जीता हुआ था, और क्या ये तो बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है कि चीना जीता हुआ ये आदमी, और तुमने ये फ्रिवलेस फाइल करी है, ये जो पिटिशन है, इस वजह से आपकी जो सिक्योरिटी है वो हम फॉरफीट कर रहे हैं, यानी उसको जब्त कर रहे हैं। ऐसा भी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज साहब। इसी तरीके से अगर जो उनको लगता है कि ये रिटर्न कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट जो है, इसने इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिस वगैरह सच में करी और ये गलत तरीके से जीता है, तो वो क्या करेंगे, पिटिशनर या तो उसको क्या कह देंगे, उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब कि एक तो कैजुअल वैकेंसी कह देंगे कि नहीं, अब ये चुनाव जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, एक तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया गया है, अब यहाँ वैकेंसी, यानी इसका मतलब यहाँ अब फ्रेश इलेक्शन होंगे। एक बात तो ये कह सकते हैं, दूसरी ये कह सकते हैं किसी और कैंडिडेट को जीता हुआ मान सकते हैं, ठीक है। और इवन उसी के साथ साथ जो अब ये पिटिशनर जो जीता है आदमी, जिसने ये इलेक्शन पिटिशन लेके आया, अब इसी को जीता हुआ मान लिया है इन्होंने, और इसको जीतने के बाद इन्होंने क्या किया है, जो जो रिटर्न कैंडिडेट है उसने जो नोटिस के साथ सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी, वो वाली क्या है, वो वाली कॉस्ट जो है अब वो पिटिशनर को दिला देंगे कि भाई देखिए हाँ जेन्युइन इसने केस इलेक्शन पिटिशन फाइल करी है, और ये इसने बिल्कुल ठीक मैटर फाइल किया है, इसके पैसे खर्च हुए, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है जो भी रिटर्न कैंडिडेट ने, जो रिस्पोंडेंट है, वो उसमें से काट के उसको दिला दिया। तो इस तरीके का प्रोविजन कुछ ना कुछ किया जा सकता है, जो ऐसी पावर जो है सब क्लॉज 2 में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास दे रखी है। इसी में एक और भी चीज है, इलेक्शन के बारे में तो बात है ही, ये तो सारी इलेक्शन के बारे में तो बात ठीक है, डिसीजन हो सकता है। एक और, नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ पिटिशनर वाज इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड, इसके ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब इन दोनों बातों में से एक बात पे फैसला कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जहां इलेक्शन अनफेयर हो वहां तो डिसीजन दे ही सकते हैं, लेकिन अगर नॉमिनेशन पेपर ही किसी गलत रिजेक्ट कर दिए पिटिशनर के, तो भी वो उसके फेवर में डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के बाद सेक्शन 26 है, उसको देख लेते हैं, जिसका हेडिंग है वो ये कहता है कि भाई अवॉइडेंस ऑफ इलेक्शन प्रोसीडिंग्स। तो अवॉइडेंस ऑफ इलेक्शन प्रोसीडिंग्स, इसको सेक्शन अंदर क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। अब क्या है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने क्या किया कि उन्होंने अब इंक्वायरी वगैरह करी,
इंक्वायरी करने के बाद अब जो है उनको हियरिंग सुनते सुनते जब वो सुन रहे थे तो उनको क्या हुआ जो एविडेंस लिया उससे ये पता चल गया, ये समझ में आ गया कि हाँ वाकई कोई करप्ट प्रैक्टिस तो हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये करप्ट प्रैक्टिस तो ये, तो कहेंगे यार ये तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स ही जो है इनको सेट असाइड करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक कंडीशनल ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है, और कंडीशनल ऑर्डर पास करेंगे किसके रिगार्डिंग, जो भी सारे कैंडिडेट्स हैं उनको। ठीक है, और उनको फिर ये, क्योंकि देखिए शुरू में ही उनको जज साहब को इंक्वायरी करने के बाद ही पता चल गया, एविडेंस देखने के बाद ये तो इलेक्शन गड़बड़ है, तो वो क्या करेंगे, उन सबको नोटिस दे देंगे, जो भी आपके जो भी जो दूसरे आपके कैंडिडेट्स हैं यानी रेस्पोंडेंट्स जो बना रखे हैं, उन सबको नोटिस दे देंगे कि भाई आए और शो कॉज कि मैं क्यों ना इसको जो है कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दूं, यानी कंडीशनल ऑर्डर कि मुझे ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसिया कि ये इलेक्शन जो है वाकई करप्ट प्रैक्टिस से किया गया है और इसको सेट असाइड कर देना चाहिए, क्यों ना इस कंडीशनल ऑर्डर को मैं जो है एब्सोल्यूट कर दूं, आए और अपना यहाँ पे पक्ष रखें। तो इस तरीके का स्पेसिफिक नोटिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब इशू कर सकते हैं। जैसे ये इशू होगा नोटिस, उसके बाद क्या होगा, जो ये सारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपीयर होंगे और वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, और इस पक्ष रखने के बाद, एक बार पक्ष रखने के बाद ऐसा नहीं कि उनको दोबारा नहीं बुलाया जा सकता, वो दोबारा भी बुलाए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के द्वारा, अगर कोई उनको क्लैरिटी करनी है। ठीक है, इसी के बाद जो है सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब जब ये सब अपना ये इन्होंने अपना पक्ष वक्ष वगैरह रख दिया है, फिर क्या करेंगे। ठीक है, या तो उनके पास ऑप्शन दोनों होंगे, या तो वो जो है कर देंगे जो कंडीशनल ऑर्डर पास किया है सेट असाइड करने का इलेक्शन को, या वो क्या कर देंगे उस कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर देंगे कि अब हाँ जो मुझे प्राइमा फेसिया लग रहा था इलेक्शन जो है वो गड़बड़ करी गई है इसको, तो ये मुझे बिल्कुल ठीक लगा था और इनके जवाब से अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि बाकी गलती हुई है इस इलेक्शन में और मैं इस इलेक्शन को पूरे सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, यानी कंडीशन ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। इस तरीके का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज साहब फाइल कर सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे म्युनिसिपलिटी को। ठीक है, कि आप अब कहते हैं टेक मेजर्स फॉर होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस, जो भी आपको मेजर्स लेने हैं आप फ्रेश इलेक्शंस के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यहाँ ये दे रखा है कि द इलेक्शन प्रोसीडिंग्स इन क्वेश्चन, इसको ये जो द इलेक्शन प्रोसीडिंग्स इन क्वेश्चन ये वर्ड जो है इसका मतलब, और ये होल प्रोसीडिंग्स का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि इंक्लूसिव ऑफ नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन। तो ये जो प्रक्रिया है आपको यहाँ शुरू सबसे पहले की प्रक्रिया और सबसे आखिर तक की प्रक्रिया, जिसमें नॉमिनेशन से स्टार्ट होता है और जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं चुनाव, वहां तक की प्रक्रिया पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। तो यानी होल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या हुआ, जिस दिन से पेपर नॉमिनेशन हुए उस दिन से लेकर जब तक कि जो इलेक्शन में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो गया उस दिन तक का जो सारा का सारा जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं, अब ये क्यों रिलेवेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो सेट असाइड होंगे वो सेट असाइड क्या हो रही है, ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो इलेक्शन को सेट असाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को ही सेट असाइड करेंगे। ठीक है, तो तभी क्या है इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 27 देख लेते हैं। इसी के बाद जज साहब के पास एक और ऑप्शन है कि किसी के कैंडिडेट को जिसने करप्ट प्रैक्टिस करी है, वो जिसको उन्होंने बिल्कुल एविडेंस के बाद जो है उनको बिल्कुल सेटिस्फाइड भी हो गए हैं, और उनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने पाया कि किसी कैंडिडेट ने करप्ट प्रैक्टिस करें, तो उसको क्या है वो बार भी कर सकते हैं 5 साल के लिए कि आप क्या है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब ये मेंबर जो है जैसे ही इन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर पास किया है इस मेंबर के खिलाफ, वो 5 साल तक फिर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कि ये मेंबर जो है अपॉइंट नहीं किया जाएगा, रिटेन नहीं किया जाएगा इन एनी ऑफिस और प्लेस इन गिल्ट और डिस्पोजल ऑफ द म्युनिसिपलिटी। कहने का मतलब ये देखिए,
ये एक ऑर्डर, एक तरीके से ऑर्डर, एक तो ये कैंडिडेट के खिलाफ किया जा रहा है, एक ऑर्डर ये कोई ऑफिसर है म्युनिसिपैलिटी का, ये उसके खिलाफ भी किया जा रहा है। देखिए आप ये जो सेकंड चीज कह रखी है, ऑफ बीइंग अपॉइंटेड डिटेन इन एनी ऑफिस और प्लेस इन गिल्ट और डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपैलिटी, तो ये किसी ना किसी जो वहाँ म्युनिसिपैलिटी का शायद कोई कर्मचारी वगैरह है, ये उसके लिए कहा जा रहा है कि तुमने जो करप्ट प्रैक्टिस है, तुमने किसी कैंडिडेट को मदद पहुंचाने के लिए अपने ऑफिशियल पद का फायदा उठाया, अब तुम क्या करोगे, इसके बाद किसी भी ऑफिस और प्लेस पे नहीं अपॉइंट किए जाओगे। इस तरीके की बात भी वो म्युनिसिपैलिटी को कह सकता है। प्रोवाइडेड, यहाँ एक प्रोवाइजो भी है। तो नो सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड अबाउट एनी कैंडिडेट, ठीक है, ये ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं करी जाएगी किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ जो पार्टी ही नहीं है इलेक्शन पिटीशन में, ठीक है, उसको पार्टी बनाना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, आपने कभी थोड़ा रिकॉल करें, फ्रेम कैसे किया था पूरा का पूरा इलेक्शन पिटीशन, पर्टिकुलर्स दिए थे सब आदमियों के जो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, तो उसमें चाहे वो कैंडिडेट था और चाहे वो क्या ऑफिसर्स थे जो भी यानी जो सर्विस करते हैं म्युनिसिपैलिटी में, तो सबके बारे में आपने बताया था कि इन लोगों ने मिली भगत करके जो है करप्ट प्रैक्टिस करके चुनाव को इन्फ्लुएंस किया है। तो अगर जब ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो इस सिचुएशन में क्या है, आप जब ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, ऐसे फ्रेम कर रहे हो, तो उनको आप पार्टी भी बनाना जरूरी है। तो जब तक पार्टी नहीं बनेगा, जब तक आपने उसके ऊपर कोई भले ही अंदर पिटीशन में कितनी आरोप लगा रखे हो, लेकिन जब तक कि उसको पार्टी नहीं बना रखा होगा तब तक उसके खिलाफ आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब। तो इस सिचुएशन में ये क्या रखा है कि जिनका नाम लिखा हुआ है एज अ पार्टी रिस्पोंडेंट, उन्हीं के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है, और उनको क्या है आपको अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी हियरिंग की, और आपने अगर उनका नाम नहीं है और आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी है उनको हियरिंग की, तो आप उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिकली जो है लिखा हुआ है। अब जो है सेक्शन 28 देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था पंचायत में स्पेसिफिकली करप्ट प्रैक्टिस को जो है आपको डिफाइन किया गया था, इसी के साथ साथ वहाँ पे इंड्यूसमेंट को भी डिफाइन किया गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज है, सिर्फ करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो corrupt practice ने deemed to have committed the corrupt practice who directly or indirectly by himself or by any other person induces or attempt to induce fraud, intentional misrepresentation, queer threat or injury to refrain from giving a vote। देखिए ये क्या है, वहां दोनों चीजों को अलग रखा गया था पंचायत में, इंड्यूसमेंट और करप्ट प्रैक्टिस को। यहाँ करप्ट प्रैक्टिस के अंडर ही इंड्यूसमेंट आ गया है, ठीक है, अलग से कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने इस बार करप्ट प्रैक्टिस में ही जो है वो जो है आपका ये इंड्यूसमेंट है इसको इन्वॉल्व कर लिया। इसी के साथ ये बता रखा है सब क्लॉज 2 में कोई आदमी पैसे देता है, ऑफर्स गिव्स पैसे देता है, कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन देता है, ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट का लालच देता है, कोई होल्ड्स आउट एनी प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट देता है, एडवांटेज और प्रॉफिट टू एनी पर्सन देता है कि भाई आप क्या करो कि आप वोट दो आप या वोट ना दो, ये भी क्या है करप्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएगा, और ये करप्ट प्रैक्टिस तक ये करप्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, और इसी करप्ट प्रैक्टिस के ग्राउंड पे आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करके चैलेंज भी कर सकते हैं इलेक्शन को, तो ये इस वजह से रिलेवेंट है। थर्ड क्लॉज देख लेते हैं, इसके बाद थर्ड क्लॉज क्या कहता है, कहता है कि आप वोट जो है किस बेसिस पे ले रहे हैं, गिव्स और प्रोक्योर्स द गिविंग ऑफ अ वोट इन नेम ऑफ वोटर हु इज नॉट द पर्सन गिविंग सच वोट। तो आप क्या है एक ऐसे आदमी के नाम पे वोट दिलवा रहे हैं जो वाकई क्या है वो आदमी नहीं है, तो ये भी करप्ट प्रैक्टिस है, एक तरीके से ये भी गलत प्रैक्टिस है जो करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन में आती है। इसके बाद अबेट्स, अगर ये अबेट करता है जो सब क्लॉज 1, 2, 3 में कोई इंडियन पिनल एक्ट, इंडियन पिनल कोड में कोई एक्ट्स दे रखी हैं जो सब क्लॉज 1, 2, 3 में है, इस तरीके के एक्ट्स अगर जो कोई करता है कोई आदमी, उनको अबेट करता है, उनको उकसाता है करने के लिए, वो भी क्या है, वो भी आपका करप्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ चीजें, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, करप्ट प्रैक्टिस में इंड्यूसमेंट आ गया, अबेटमेंट आ गया, अभी देखेंगे क्या अटेम्प्ट भी आएगा, क्या अटेम्प्ट भी देखेंगे क्या अटेम्प्ट भी आएगा या नहीं। इसी को देखते हैं आगे, फिफ्थ लॉ क्या कहता है, इंड्यूसेस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस, या अटेम्प्ट
इंड्यूस है, सीधे सीधे अटेम्प्ट नहीं है करप्ट प्रैक्टिस का। इंड्यूस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस कैंडिडेट और इलेक्टोरल टू बिलीव ही और एनी पर्सन विल बिकम और विल बी रेंडेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन प्लेजर। उनको विश्वास दिलाते हैं, झूठा विश्वास दिलाते हैं कि आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, आपको जन्नत प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके की झूठी बातों को बता के बरगला के आपको वोट ले ली जाती है किसी आदमी से, तो ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। ठीक है, इसी के बाद है जो है कन्वेंसिंग करते हैं। कन्वेंसिंग जो करते हैं किस बेसिस पे करते हैं? कास्ट, कम्युनिटी, सेक्ट एंड रिलीजन, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर जिस तरीके की बात कर रहे हैं तो वो भी करप्ट प्रैक्टिस है और उस पे भी चैलेंज किया जा सकता है चुनाव। इसी के बाद 7 नंबर पे देख रहे हैं कमिट्स सच अदर प्रैक्टिस, जो कोई ऐसी कोई प्रैक्टिस जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है जिसको करप्ट प्रैक्टिस बनाया है, तो वो भी उस सिचुएशन में भी बना दिया है। मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नहीं, अब इनडेफिनिट ऊपर दिए गए जो 6 ग्राउंड इनमें तो नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कोई प्रैक्टिस को प्रिस्क्राइब कर दिया कि अभी करप्ट प्रैक्टिस होगी, तो उनमें से भी अगर जो कुछ काम किया जाता है वो भी करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है यहाँ पे दे रखा है कि प्रॉमिस करता है कोई, प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन हिमसेल्फ। कहने का मतलब कि प्रॉमिस करता है कि यार देखो ये तुम्हें फायदा तुम्हें मिल जाएगा, या तुम्हें क्या तुम्हारे किसी जानकार को जिसमें भी तुम इंटरेस्टेड हो उनको ये फायदा मिल जाएगा। तो क्या ये चीज, क्या ये जो है इस तरीके का बेनिफिट, तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगा? तो यहाँ ये देख लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं। अ प्रॉमिस ऑफ इंडिविजुअल एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट टू अ पर्सन, इंडिविजुअल एडवांटेज है, देखिए, इंक्लूड्स अ प्रॉमिस फॉर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ और एनी वन इन हुम हु इज इंटरेस्टेड। तो कहने का मतलब ये इंडिविजुअल एडवांटेज का मतलब क्या है? ये इंडिविजुअल एडवांटेज को इंटरप्रेट कर रखा है। इंडिविजुअल एडवांटेज का मतलब ये नहीं कि तुम ही वो फायदा हो, तुम जिसमें इंटरेस्टेड हो उसको भी फायदा दिया गया है, तो वो भी आपकी इंडिविजुअल एडवांटेज माने जाएगी। But does not include a promise to vote for or against any particular municipal measure। लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि देखिए ये नहीं माना जाएगा। देखिए क्या होता है इलेक्शन में, जनरली ये होता है कि म्यूनिसिपैलिटी में कोई खड़ा हुआ तो वो कहता है आप मुझे वोट दो और मैं आपका ये काम कराऊंगा, ठीक है और मैं इस मुद्दे को आपके म्यूनिसिपैलिटी में जो है रखूंगा और इसको पूरी तरीके से आपको इसके लिए खड़ा रहूंगा इस मुद्दे के साथ, और मैं इसमें कहीं ना कहीं आपको जो है फायदा दिलाऊंगा। इस तरीके की अगर बात कही जाती है तो ये अपने आप में डिफरेंट है। इस तरीके से वोट मांगी जाती है तो ये तो तरीका ठीक है, ये क्या है, मुद्दे बना के आप वोट मांग रहे हो। लेकिन आप किसी को दूसरा प्रलोभन दे रहे हो कि आप जो है आपको फायदा पहुंच जाएगा, आपको या आपके किसी जानकार को फायदा पहुंच जाएगा, आप मुझे वोट दे देना, कोई मैं आपको एक पद दिला दूंगा। इस तरीके की चीजें, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो ये पहले वाली चीज जो है कि मैं आपको पद दिला दूंगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये जो है करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। लेकिन दूसरी, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो और वाकई कोई आपको लगता है मुद्दा है और आपको ये कहा जाता है कि हाँ यहाँ पे शोषण हो रहा है किसका, जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनको पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, और मैं जो जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनके सारे मुद्दों के साथ मैं जो है उनके लिए फाइट करूंगा और जीत गया तो मैं इस चीज को हटा दूंगा। तो ये इस तरीके का बेनिफिट की बात करें तो ये जो है ये करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आएगा। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात। तो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना सेक्शन 28 तक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।